आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में चैप्टर 9 भारत की कृषि। इससे पहले 5 वीडियो डाला गया है YouTube पे, मेरे चैनल पे डाला हुआ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं भारत की कृषि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि है और 4% भूभाग पे चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन और 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग किए। तो ध्यान से देखिएगा कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 51% हिस्सा पे क्या है, कृषि है। 51% भाग पर केवल कृषि है और 4% भूभाग पे जो है वो चारागाह है और 21% भूमि पर जो है वन और 24% भूमि पर क्या है तो बंजर तथा वो बिना उपयोग की भूमि है 24%। तो फिर से याद रखिए कि 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, 21% भूमि पर वन और 24% भूमि बंजर है तथा बिना उपयोग की है। आगे देखिए, कृषि राज्य का विषय है। कृषि जो है वो राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। कृषि जो है वो राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। राष्ट्रीय कृषक आयोग एनएफसी ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को जो है सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। तो एनएफसी ने कब सिफारिश प्रस्तुत किया तो 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया, कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाई जाए। आगे देखते हैं। आगे है भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये ध्यान से देखें कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1947 ईस्वी में जो है कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आगे, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल पर 47% भाग पर जो है वो चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल जो है वो चावल है। भारत में मुख्य खाद्य फसल क्या है तो वो चावल है। भारत जो है विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत पूरे विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है और भारत में मुख्य खाद्य फसलें जो है वो है चावल है। अब आगे देखिए, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में जो है भारत का रैंक जो है वो विश्व के बाद दूसरा है चावल उत्पादन में और प्रथम स्थान पर चीन है। अब नोट में देखिए कि भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है भारत में। IR-20 जो है, IR-20 ये चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। कभी कभी पूछ देता है कि IR-20 किसकी किस्म है, तो IR-20 जो है ये चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो IR-20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। आगे देखिए, आगे है विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद जो है भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। तो विश्व में गेहूं उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद जो पहले नंबर पे चीन है और भारत का दूसरा स्थान है गेहूं उत्पादन में। भारत जो है विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। विश्व का 12% गेहूं उत्पादन जो है भारत करता है और देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। और देश की जो है कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 14% भाग पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 14% भाग पर जो है गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। यानी कि भारत में जो है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पे है। और जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। पूछेगा कि देश में बताइए भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केवल गेहूं के उत्पादन में। वही अगर पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो ये हो जाएगा पंजाब प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो है पंजाब का स्थान प्रथम है। वही सीधा पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में बताइए देश में
किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और वही प्रति हेक्टेयर लगा रहेगा कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है गेहूं में, तो वो हो जाएगा पंजाब का। आगे देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है हरित क्रांति का वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे हुआ है, तो वो हुआ है गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं और चावल पे पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ है, अधिक वृद्धि हुई है। चावल की तुलना में गेहूं में क्या, गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए, मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। मैक्सिको हो गया और फिलीपींस हो गया। तो मैक्सिको और फिलीपींस में गेहूं और चावल की जो है अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। कहाँ पे, तो मैक्सिको और फिलीपींस में जो है गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। आगे है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ विश्व की बात हो रहा है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। आगे है, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1967-68 में हुई थी। ये कभी कभी पूछता है कि बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। या ये भी पूछ देता है कि बताइए भारत में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन। या ये नहीं रहेगा कि भारत का बताइए हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो अगर भारत का प्रॉपरली पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन होगा। या ये ऐसे रहेगा कि बताइए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये होगा नॉर्मन ई बोरलॉग होगा, जिसमें कुछ नहीं लगा रहेगा, सीधा पूछेगा कि बताइए हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। यदि उसमें ये लगा रहेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो तब हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967-68 में हुई थी। और भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो है वो पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। ये भी पूछता है कभी कभी कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, तो पंतनगर उत्तराखंड को जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। आगे देखिए, भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थी। भारत में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात हो रहा है यहाँ पे। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में, कहाँ, पंतनगर में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से, किस नाम से, तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से। कब, तो 1960 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1960 ईस्वी में की गई थी भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना। कब की गई थी, 1960 में। और किस नाम से, तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से क्या गया था 1960 में। आगे देखिए, आगे भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीज कुरियन इसका पूरा नाम है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। या डायरेक्ट रहेगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। इतना याद रखिएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। उसके बाद है तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। तेलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। भारत में उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत जो है उर्वरक उत्पादन, ध्यान रखिएगा कि उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत। जबकि चीन एवं अमेरिका जो है क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है उर्वरक में, चीन है। उसके बाद कौन है, अमेरिका है। और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का, एक सेकेंड, भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। भारत जो है नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही क्या करता है, उत्पादन करता है। आगे है पोटेशियम उर्वरक का
पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम उर्वरक का क्या होता है, पूरी तरह आयात किया जाता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में जो है भारत का स्थान विश्व में पहला है। ये ध्यान रखिएगा कि आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है विश्व में पहला स्थान है इसमें। तो आगे देखते हैं, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है, तो दूसरा है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में जो है दूसरा है और प्रथम स्थान पर जो है वो चीन है। आगे देखिए, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है वो चीन है। विश्व में पूछेगा कि तंबाकू का बताइए सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा चीन हो जाएगा। और उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो तीसरा है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है और उत्पादन में भारत का स्थान जो उत्पादन में वो तीसरा है। अब देखिए, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को जो है क्यूरिंग कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का क्या होता है, विकास होता है। तो तंबाकू को पूछा गया क्वेश्चन है कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का क्या होता है, विकास होता है। आगे देखिए, भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई थी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऑप्शन में 1840 नहीं रहता है, 1839 दे देता है ऑप्शन में। तो ये भी मान के चलिएगा कि कहीं कहीं 1839 रहेगा या कहीं कहीं 1840 रहेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत में चाय की खेती जो है 1840 में असम की, ये भी जगह का भी नाम पूछता है, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी 1840 में, कहीं कहीं 1839 में कभी कभी दे देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो चाय की पत्तियों में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, कैफीन और टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पाई जाती है, तो दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। और विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है ये ताइवान में पैदा होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है, तो उलंग किस्म की जो चाय है वो पैदा होती है ताइवान में। आगे बढ़ते हैं, आगे है सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। तो सबसे उच्च कोटि का कहवा क्या होता है, तो अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्में हैं, रोबस्ता और लिबेरिका। तो सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है, तो वो होता है अरेबिका। और कहवा की जो अन्य दो किस्में हैं वो कौन सा है, तो रोबस्ता और लिबेरिका। मोचा कहवा जो है, मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। तो मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है, तो यमन में उगाई जाती है। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। आगे देखिए, मक्का में जो है वाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जो होता है वो होता है जस्ता की कमी के कारण। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए मक्का में वाइट बर्ड रोग और धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण। मक्का में वाइट बर्ड रोग और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे देखिए, भारत में फूलों की खेती का 9% जो है वो ऑर्किड से प्राप्त होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% ऑर्किड से प्राप्त होता है। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है। ऑर्किड क्या है, तो एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा होता है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। किसका प्रयोग, तो ऑर्किड का प्रयोग। ऑर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है और इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में और खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। भारत में ऑर्किड की जो खेती है वो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश ऑर्किड की कृषि के लिए क्या है, उपयुक्त क्षेत्र है। तो भारत में ऑर्किड की खेती के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है वह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सब क्या है, तो ऑर्किड कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश को
अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। पूछेगा कि बताइए ऑर्किड स्टेट के रूप में कौन से राज्य को जाना जाता है, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को, एक सेकेंड, हाँ, अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। गवार अथवा क्लस्टर बीन एक लेगुमिनस फसल है। गवार अथवा क्लस्टर जो है बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। गवार के बीज गवार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो गवार के बीज गवार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग जो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग जो होता है वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए गवार गोंद की उच्च मांग है। वर्तमान में जो है वो शेल गैस के निष्कर्षण के लिए जो है गवार गोंद की क्या है, उच्च मांग है। और भारत विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसको नोट करिएगा कि गवार गोंद में भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में राजस्थान जो है वो गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और भारत जो है विश्व में गवार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब भारत में पूछेगा तो राजस्थान। कर्नाटक जो है, कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सुपारी में कर्नाटक और कॉफ़ी में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। कर्नाटक जो है सुपारी और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में चिकमंगलूर कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चिकमंगलूर जो है कर्नाटक में वो कॉफ़ी की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है और नासिक जो है ये अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। आगे देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है केरल में होता है। आगे देखते हैं, आगे है आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। पूछेगा कि बताइए भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये वाला, इसको नोट कर लीजिए कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। दरोगा में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से प्राप्त होता है, तो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सिक्किम जो है, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। सिक्किम जो है, सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। आगे है अरहर। तूर को जो है लाल चना, अरहर को जो है लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। अरहर को लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। आगे भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। अपना देश भारत जो है वो दालों का जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। आगे लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। तो लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है, तो नरमा कहा जाता है। और कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। कपास पर फूल आने के समय आकाश क्या होना चाहिए, बादल रहित होना चाहिए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश जो है वो कौन सा है, ये हो जाएगा यूएसए। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश जो है कौन सा है, तो हो जाएगा यूएसए। आगे देखिए, अन्न भंडारण करते समय दानों में जो नमी है वो 10% से नीचे होनी चाहिए। अन्न में भंडारण करते समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए, तो 10% से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। अन्यथा क्या होता है, तो कीट प्रकोप का भय रहता है। आगे देखिए, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु क्या आवश्यक तत्व है, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु जो है कोबाल्ट जो है ये आवश्यक तत्व है, नोट कर लीजिएगा। आगे है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसमें कि पहला आ जाता है अपना रबी की फसल। तो देखिए, रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में
बोई जाती है और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें जो है रबी फसल की वो हो जाएगा आपको गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब क्या है तो ये है रबी फसलें। तो रबी फसलें से याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसलें और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है। और इसकी प्रमुख जो फसलें हैं रबी फसलें कौन कौन सी है तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी आदि ये सब क्या है तो रबी की फसल है। आगे देखिए खरीफ की फसल। आगे खरीफ फसल जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल है। खरीफ फसल जो है अगर ये भी पूछ सकता है एग्जाम के व्यू से कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं तो वो हो जाता है खरीफ फसल हो जाता है। तो अब देखिए खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में यह काट ली जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है तो जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में यह काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें जो है खरीफ फसल की वो हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, सोयाबीन आदि ये सब जो है आदि ये सब क्या है तो खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल के बारे में देखिए कि ये जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में यह काट ली जाती है। और इसकी प्रमुख फसलें जो है खरीफ फसल की वो हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, सोयाबीन आदि ये सब क्या है तो खरीफ की फसल है। आगे है गर्मा फसल। देखिए गर्मा फसल के बारे में पढ़ते हैं। तो गर्मा फसल जो है यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। गर्मा फसलें मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। और इसकी प्रमुख फसलें जो है मुख्य फसलें वो है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मडुआ। ये क्या है तो ये हो जाएगा आपका गर्मा फसलें, इसका उदाहरण है। आगे देखिए आगे भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा कटक हो जाएगा, पहला संस्थान है और इसका मुख्यालय है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये कटक है। एग्जाम इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये नागपुर में है। तीसरा राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है तो ये हो जाएगा लखनऊ। आगे है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो शिमला हो जाएगा। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो जोड़ाहाट असम हो जाएगा। सातवां राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये हो जाएगा चिकमंगलूर। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा तो चिकमंगलूर। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र तो कोट्टायम केरल। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा तो कोट्टायम केरल। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपका मैसूर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र हो जाएगा आपका मैसूर। आगे देखिए आगे है राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा ये हो जाएगा आपका बैरकपुर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र हो जाएगा बैरकपुर। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र हो जाएगा राजमुंदरी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछता है, 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो राजमुंदरी हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो राजमुंदरी है। आगे है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये हो जाएगा कासरगोड। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कासरगोड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये हो जाएगा कानपुर। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो हैदराबाद। भारतीय तिलहन अनुसंधान पूछेगा तो हैदराबाद। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूछेगा तो बेंगलुरु। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूछेगा तो हो जाएगा पूना। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो हो जाएगा आपका देहरादून। तो आगे देखिए आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसको कि पूछेगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना किसके काल में और कहाँ और कब की गई थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में पूसा बिहार में हुई थी। और 1936 ईस्वी में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1905 में पूसा बिहार में इसकी स्थापना हुई लॉर्ड कर्जन के काल में और 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। यह जो है पूसा संस्थान के नाम से क्या है लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना जो है 23 मई 1929 को की गई। इसका मुख्यालय भी जो है वो कहाँ है तो नई दिल्ली में है। फिर से देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना 23 मई 1929 को कहाँ पे इसका मुख्यालय है तो नई दिल्ली में है। आगे देखिए आगे है प्रमुख फसलों के जन्म स्थान। प्रमुख फसलों के जन्म स्थान हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धान, पहला है धान। तो धान का जो जन्म स्थान है वो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया।
ध्यान से याद करिए किसको, कि धान का जो जन्म स्थान है तो वो हो जाएगा आपको भारत और इंडोनेशिया। वही पूछेगा मक्का, मक्का का कहाँ है जन्म स्थान, तो मक्का का हो जाएगा आपको मध्य अमेरिका। मक्का का जन्म स्थान कहाँ है, तो मक्का का हो जाएगा मध्य अमेरिका। धान का पूछेगा तो धान का हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। मक्का का पूछेगा तो मध्य अमेरिका। गेहूं का पूछेगा तो गेहूं का हो जाएगा मध्य एशिया। ध्यान रखिए, मक्का मध्य अमेरिका, गेहूं पूछेगा तो गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। तंबाकू का जन्म स्थान कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका। फिर रबर है, रबर का हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, रबर का भी हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और तंबाकू का भी हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ब्राज़ील हो जाएगा रबर का दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। उड़द का हो जाएगा अपना देश भारत। मसूर में पूछेगा तो मसूर का जन्म स्थान है वो चीन। उसके बाद अमरूद है, अमरूद का हो जाएगा अमेरिका। टमाटर पूछेगा तो टमाटर का हो जाएगा मैक्सिको। बाजरा है, बाजरा का पूछेगा तो अफ्रीका। फिर से देखिए, धान का हो जाएगा भारत व इंडोनेशिया। मक्का पूछेगा तो वो मक्का का होगा मध्य अमेरिका। गेहूं का पूछेगा तो हो जाएगा मध्य एशिया। तंबाकू का पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका। रबर का पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील हो जाएगा। उड़द का पूछेगा तो भारत। मसूर पूछेगा तो चीन। और अमरूद का जन्म स्थान अमेरिका। टमाटर का हो जाएगा मैक्सिको। बाजरा का हो जाएगा अफ्रीका। आगे देखिए, जौ है, जौ का पूछेगा तो जौ से जौ और चीन। जौ का क्या हो जाएगा, चीन। जौ का जन्म स्थान चीन। अरहर का पूछेगा तो अरहर का अफ्रीका। और से अरहर और से अफ्रीका। अरहर की जन्मस्थली है अफ्रीका। सोयाबीन का पूछेगा तो सोयाबीन का चीन। मूंग का पूछेगा तो भारत। ज्वार का पूछेगा तो भारत। चाय का पूछेगा तो चीन। ध्यान रखिएगा कि मूंग में पूछेगा तो भारत, ज्वार में पूछेगा तो भारत, चाय में पूछेगा तो चीन। कहवा में पूछेगा तो ब्राज़ील। आलू में पूछेगा तो पेरू। और गन्ना में पूछेगा तो भारत। तो फिर से देखिए, भारत का जो अनस्थली कौन कौन सा है, तो देखिए उड़द पूछेगा तो उड़द में हो जाएगा भारत, उड़द भारत। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा मूंग पूछेगा तो वो भी भारत। उसके बाद ज्वार पूछेगा तो वो भी भारत हो जाएगा। और गन्ना पूछेगा तो वो भी भारत हो जाएगा। तो भारत का कौन कौन सा है, देखिए गन्ना भारत, ज्वार भारत, मूंग भारत, और उड़द वो भी हो जाएगा भारत। तो आगे एक बार हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, धान पूछेगा तो भारत इंडोनेशिया। मक्का पूछेगा तो मक्का मध्य अमेरिका। गेहूं होगा मध्य एशिया। तंबाकू पूछेगा तो दक्षिणी अमेरिका। रबर पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। उड़द पूछेगा तो उड़द में भारत। मसूर पूछेगा तो मसूर में चीन। अमरूद में अमेरिका। टमाटर में मैक्सिको। बाजरा में अफ्रीका। जौ में देखिए, जौ में चीन। अरहर में अफ्रीका। सोयाबीन में चीन। मूंग में भारत। फिर ज्वार में भारत। चाय में चीन। कहवा में ब्राज़ील। आलू में पेरू। और गन्ना में भारत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे नहीं है, अब हम लोग जितना बॉक्स वाला पीछे छूट गया था तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा बॉक्स वाला छूट गया था, ये हो ही गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी हो गया है, जो जो छूट गया है उसको डिस्कस अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो जितने भी बॉक्स वाला है। तो देखिए, उसमें विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, ये छूट गया था, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हरित क्रांति हो जाएगा खाद्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। वही श्वेत क्रांति पूछेगा तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति पूछेगा तो उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा उत्पादन। पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति हो जाएगा आपको बायोडीजल उत्पादन। फिर हो जाएगा लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं। गोल क्रांति तो आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। फिर से एक बार रिवीजन करिए। हरित क्रांति पूछेगा, हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। और इसमें और कुछ छूट गया है तो देखते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, खाकी क्रांति
देखिए खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति हो जाएगा, खाकी क्रांति हो जाएगा चमड़ा, खाकी क्रांति चमड़ा। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। बैगनी क्रांति तो लेवेंडर उत्पादन, ये नया जोड़ा है, ध्यान से देखिएगा, बैगनी क्रांति पहले नहीं दिया था इसमें, तो बैगनी क्रांति हो जाएगा लेवेंडर उत्पादन। मीठी क्रांति, ये भी अभी जोड़ा है, शहद उत्पादन, मीठी क्रांति शहद उत्पादन। रजत रेशा क्रांति, ये हो जाएगा कपास उत्पादन। ये सब जितना देख रहे हैं ये सब नया जोड़ा गया, नया लूसेंट है तो इसमें नया चीज़ जोड़ा गया है, पहले के लूसेंट में ये सब नहीं था। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति तो जूट उत्पादन, स्वर्ण रेशा क्रांति पूछेगा तो जूट उत्पादन। रजत रेशा क्रांति पूछेगा तो कपास उत्पादन। मीठी क्रांति तो शहद उत्पादन। बैगनी क्रांति लेवेंडर उत्पादन। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन। और खाकी क्रांति चमड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जो छूटा है उसको देखते हैं क्या छूटा है आगे, एक सेकेंड। हाँ चलिए अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम क्या सब है, तो वो देखते हैं। ये छूट गया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्थानांतरित कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम, तो चलिए झूमिंग का देखते हैं। तो झूमिंग का जो है उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग। उसके बाद मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा। ब्राज़ील में पूछेगा तो रोका, विभिन्न नाम से जाना जाता है यहाँ पे इनको। तो ब्राज़ील में रोका के नाम से, मैक्सिको में मिल्पा, और उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। लदांग मलेशिया में लदांग नाम से। श्रीलंका में पूछेगा तो चेना, श्रीलंका में चेना हो जाएगा। और जायरे में पूछेगा तो मोसले, जायरे में क्या हो जाएगा मोसले। और थाईलैंड में पूछेगा तो तमराई, थाईलैंड में हो जाएगा तमराई। और हिमालय पट्टी में हो जाएगा खील, हिमालय पट्टी में खील। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालड़े के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे। और उड़ीसा में से बिगड़ा वारिंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं और कुछ छूटा है या हो गया है, एक सेकेंड। हाँ आगे है, बस लास्ट बचा हुआ यही बॉक्स वाला, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ, विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। देखिए सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर, तो पीसीकल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर, तो विटीकल्चर अंगूर की खेती, वही पूछेगा। वर्मीकल्चर, तो वर्मीकल्चर हो जाएगा केचुआ पालन। पोमोकल्चर पूछेगा तो पोमोकल्चर फलों का अध्ययन होता है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन। और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा बागवानी, हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा बागवानी। एरोपोटिक पूछेगा तो हवा में पौधों का उगना, एरोपोटिक हो जाता है हवा में पौधों को उगाना। और हाइड्रोपोनिक्स पूछेगा तो जल में पौधों का उगना हो जाता है हाइड्रोपोनिक्स। फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम कीट पालन। एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर हो जाएगा मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर हो जाएगा फूलों का उत्पादन। और विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर हो जाएगा केचुआ पालन। पोमोकल्चर हो जाएगा फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर हो जाएगा सब्जियों का उत्पादन। और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा बागवानी उत्पादन। और एरोपोटिक हो जाएगा हवा में पौधों को उगना। और हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स ये हो जाएगा जल में पौधों का उगना। ये हो गया हम लोग का आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।